शुरुआत करेंगे उस खबर के साथ जो आपके लिए, हमारे लिए और यहां तक कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। और एक ऐसी चिंता जिस पर अगर आज मंथन नहीं हुआ तो कल यह हमारी पीढ़ियों के खून में जहर बनकर घुल जाएगी। दिल्ली की तर्ज पर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की हवा अब तेजी से दूषित या यूं कहें कि जहरीली होती जा रही है। नवंबर के महीने की बात की जाए, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत 7 शहरों का वायु प्रदूषण स्तर 300 के ऊपर निकल गया है। यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल बहुत खराब माना जाता है, हम उसको छू गए हैं, क्रॉस कर गए हैं। इसके बाद फेफड़े और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों के लिए ये अब नुकसानदायक या बहुत नुकसानदायक हो चुका है। इसके अलावा कई शहरों में तो ये 500 के आंकड़े को छूने वाला है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर इसी रफ्तार से प्रदूषण बढ़ता रहा तो अगले 5 साल में एमपी की हवा दिल्ली से भी बदतर हो जाएगी। 15 साल के पुराने आंकड़ों का एनालिसिस करने पर यही सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। 2005 की तुलना में 2021 में किसी शहर में 2 गुना तो किसी में 4 से 5 गुना तक हवा जहरीली हो चुकी है। जिस रफ्तार से वायु प्रदूषण बढ़ा है, इसे लेकर पर्यावरण वैज्ञानिक मंथन कर रहे हैं, चिंता जता रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस जहर को हवा में घुलने से रोक लो, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अब कुछ वजह आपको बताते हैं कि दरअसल एमपी में अचानक से वायु प्रदूषण बढ़ने क्यों लगा है। पहली बात, खस्ता हाल उधेड़ी हुई सड़कें, जिस पर पैदल भी चलो तो धूल उड़ती है, जो आपके फेफड़ों तक आपके मुंह और नाक के जरिए जाती है। वाहनों की बढ़ती संख्या और उनमें भी खासकर कंडम हो चुके वाहन, जो जब चलते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके साइलेंसर से किसी फैक्ट्री का धुआं निकल रहा है। और यकीनन उनके टायर सड़कों की वो धूल भी उड़ाते हैं, जो सीधे आपके फेफड़ों तक पहुंचती है। इसके अलावा पारंपरिक तौर पर लकड़ी और कोयले का जलाना, चाहे वो चूल्हे के लिए जलाया जा रहा हो, हाथ तापने के लिए जलाया जा रहा हो या फिर किसी उद्योग को चलाने के लिए जलाया जा रहा हो। इसके अलावा शहर अब तेजी से फैल रहे हैं, विस्तार हो रहा है, निर्माण बढ़ रहे हैं, तो इमारतों में कंस्ट्रक्शन से धूल बेतहाशा उड़ रही है। चलिए, तो आपको खबर भी बताई, चिंता भी बताई, लेकिन इसका हल क्या है, यही कुछ तलाशने की कोशिश करेंगे। मिलिए मेरे साथ जुड़े मेहमानों से जो खास तौर से हमने आज इस चर्चा के लिए बुलाए हैं। उमा शंकर तिवारी जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पर्यावरणविद हैं। बहुत स्वागत करूंगा आपका उमा शंकर तिवारी जी। इसके अलावा हम बात करेंगे राजधानी भोपाल की और जानेंगे अपने संवाददाता आकर्ष शर्मा की जुबानी और कैमरे की नज़र से कि जब वो सुबह से शाम तक भोपाल में रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या देखते हैं राजधानी की सड़कों पर। इसके अलावा हम रुख करेंगे इंदौर की तरफ, सबसे स्वच्छ शहर पिछले 5 साल से। सड़कें तो कचरे से साफ हैं, लेकिन हवा का क्या, ये बताएंगे पीयूष पारे। पीयूष, आपका भी स्वागत। आकर्ष, आपका भी स्वागत। शुरुआत उमा शंकर तिवारी साहब, और चाहूंगा सिर्फ इस पर नजर रखें कि जो आंकड़े अभी हमने दिखाए, आपको लगता है कि ये आंकड़े वाकई सच हैं, स्थिति खराब है, चिंताजनक है, और अगर आज नहीं संभले तो पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। जी, ये बहुत अच्छा विषय है आज का, और मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद भी दूंगा। जैसा आज आपने बोला, ये आज का विषय नहीं है, ये करीब मैं अपना खुद का ही बताऊं और हमारे से जुड़े हुए लोगों का बताएं, करीब 19-20 साल से हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। और उस समय जो लोग इसको ध्यान नहीं दे रहे थे, अब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा वजह मैं समझता हूँ हमारी ये आम जनता की है,
और जनता को इसमें अपनी भूमिका पहले निभाना चाहिए। सरकारें कोई सी भी दल की हो, किसी भी राजनेता के हो, उसको ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने जनता को वोट बैंक दिखता है। उन्हें ये नहीं लगता मर गया तो 4 लाख दे देंगे, ज़्यादा हुआ 8 लाख दे देंगे, और ज़्यादा हुआ उससे ज़्यादा राशि मिल जाएगी, लेकिन उनकी निगाह में जनता को बचाने के लिए जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जनता जी अभी अब हम हमेशा पढ़ते थे और इसको लेकर चिंता जाहिर करी थी। सबसे पहले तो हमने 2000 में पेड़ों को लगाना चालू करा जी। और बहुत सारे लोग भोपाल क्या पूरे देश में जुलाई अगस्त सितंबर में वृक्ष लगाते हैं, निश्चित रूप से लगाते हैं। उन वृक्षों को लगाने के साथ हमने उन्हें बड़ा करने की सोची और जितने वृक्ष हमने 19 साल में लगाए थे आज भी लगाए हैं वो बड़े हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नीम, पीपल, आम, बरगद हम लोग लगा रहे हैं और 2001 से हमने फटाके बिल्कुल लाना बंद कर दिए। उसका मैंने अंदर से पढ़ा, उसमें धार्मिक कोई आधार नहीं है उसका। और अभी इस साल जब लोगों ने, जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने बोला तो उससे ज़्यादा लोगों ने कंपटीशन कर लिया, नहीं हम तो चलाएंगे। और मैंने जब फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जब भेजा तो बहुत सारी गलत चीज़ें लोग बोलने लगे, नहीं हिंदू त्योहारों को ख़त्म कर रहे हैं। मैंने भाई हिंदू त्योहार तो जब मनाएंगे जब हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा, सिख बचेगा, ईसाई बचेगा। कोरोना जैसी बीमारी जो आई वो उसमें सबसे ज़्यादा असर वहाँ करा जहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा था। और आने वाले समय में अगर हमें जिंदा रहना है तो ऐसी सब चीज़ों को हटाना होगा। मैं बोलूँ चलिए किसी ग्रंथ में लिखा भी है तो भी हमें ये नहीं चलाना है, क्योंकि आज हमने पेड़ काट दिए, आज बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, सड़कें धूल से भरी हुई हैं। जहाँ प्रधानमंत्री जी आए वहाँ चकाचक हो गई सड़कें, बाकी आज भी सड़कों में लोग, गड्ढों में धूल उड़ती है तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 18 सिगरेट का धुआं लेकर पैदा हो रहा है, उसके अगर फेफड़ों की जांच करा ली जाए कोई सुरक्षित नहीं है। बस ये है कि कोरोना में लोग इसलिए डर गए थे कि कोरोना की बीमारी हुई 2 या 3 दिन में आदमी मर रहा था, 4 दिन में मर रहा था या 5 दिन में मर रहा था। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रदूषण के कारण अपने भारत देश में 17 लाख से अधिक लोग मरते हैं हर साल और पूरे विश्व में 65 लाख से अधिक लोग मरते हैं और कोरोना में मात्र अभी तक 4,64,000 से अधिक मरे पाए। तो हम मर तो रहे हैं लेकिन लोग क्या जानते हैं, जल्दी नहीं मरे। हम पर्यावरण का जितना नुकसान कर रहे हैं उसमें हमारे किसान भाई हैं। माननीय मोदी जी ने यह भी कहा था कि पराली जलाना भारत माता को जलाना है। अगर माननीय मोदी जी का वो सम्मान करते हैं देशवासी या कहीं से कुछ करते हैं तो पराली जलाना बंद करें। जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं और जो वास्तव में अन्नदाता हैं, मैं भी मानता हूं उनके अन्न से ही हम लोग वो करते हैं, लेकिन जब वो पराली जलाते हैं तो वो ये सोचते नहीं है कि उसमें उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई कहाँ से होगी। एक तो हम पेड़ों को काट रहे हैं, हम वाहनों को चला रहे हैं जहां अनावश्यक वाहन चलते हैं, और प्रदूषण को रोकने के लिए एक यही नहीं कि पेड़ लगाने, लोग कहते हैं पेड़ लगाएं हम सांसें हो रही हैं कम। अरे पेड़ लगाना ही सब कुछ नहीं है, हमें वाहन भी कम चलाना है, हमें पानी, जो गाड़ी धोते रहते हैं लोग, पानी को भी कम फैलाना है, बिजली भी कम जलाना है, सरकारी ऑफिसों में जो होता है इसे भी रोकना होगा। कई ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे हम प्रदूषण जो बढ़ रहा है और खासकर वायु प्रदूषण, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। मैं जब दोबारा आपके पास आऊंगा उन तमाम बातों पर आपसे चर्चा करूंगा और जवाब भी चाहूंगा कि इस चिंता का हल क्या कुछ होगा। लेकिन इस वक्त मेरे साथ आकर्ष भी जुड़े हैं, पीयूष भी इंदौर से स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, उनसे भी कुछ बातें कर ली जाएं। इंदौर से शुरुआत करूंगा क्योंकि इंदौर के नाम कल एक तमगा लगा है, 5 का पंच मारा है इंदौर ने। पीयूष, वो खबर ये बताती है कि इंदौर की सड़कें, गलियां, मोहल्ले यानी ज़मीन साफ है, क्योंकि ज़मीन पर कचरा नहीं है। इसलिए आपको बधाई कि आप पिछले 5 साल में लगातार देश में सर्वप्रथम हैं। लेकिन अगली खबर यह हमें चौंकाती है कि इंदौर की सड़क साफ है लेकिन हवा साफ नहीं है। पीयूष पारे जब सुबह घर से निकलते हैं और दिन भर कई 100 किलोमीटर के लिए चक्कर लगाते हैं, खबरें समेटते हैं, तो जब शाम को वापस लौटते हैं तो चेहरे पर, बालों में, कपड़ों में कितनी धूल समेट कर वापस लौटते हैं। क्या कुछ महसूस करते हैं पीयूष पारे इंदौर में जब 24 घंटे वो चक्कर लगाते हैं? देखिए बिल्कुल सोहेल, आपने सही कहा। जिस तरीके से इंदौर स्वच्छता के मामले में लगातार कीर्तिमान रच रहा है, पिछले 5 सालों की बात करें तो स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार नंबर 1 का खिताब हासिल भी कर रहा है। लेकिन इस बीच में जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं वायु प्रदूषण के, वो डराने वाले हैं। तो ये चिंता कहीं ना कहीं यहाँ पर जाहिर भी होना लाजमी है कि एक तरफ इंदौर स्वच्छता के मामले में तो अव्वल है, लेकिन प्रदूषण कंट्रोल के मामले में आखिर ये शहर पीछे क्यों रह जाता है। और इसके पीछे की वजह भी साफ है। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बढ़ते वाहन और वाहनों की कंडम स्थिति, यानी कि जो वाहन खराब हो चुके हैं वे प्रदूषण यहाँ पर फैलाते हैं। और साफ तौर पर जिस हिसाब से आबादी इस शहर की बढ़ रही है, उस लिहाज से
सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और यही कारण है कि कहीं न कहीं यहाँ पर वायु प्रदूषण का जो ग्राफ है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपने कहा कि किस तरीके के हालात होते हैं, तो लगातार जो वाहन है ना सिर्फ ट्रैफिक जाम की समस्या यहाँ पर पैदा कर रहे हैं और जब जाम में ये गाड़ियाँ खड़ी होती है तो उनसे निकलने वाले खतरनाक जो धुआं है वो वायु प्रदूषण को यहाँ पर बढ़ाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, अक्सर इससे भी हमारा सामना होता है। लगातार शासन प्रशासन तमाम जो जिम्मेदार अफसर हैं वो भी ये दावा करते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं तो कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं वायु प्रदूषण का बढ़ता खतरा इन जिम्मेदारों के ऊपर भी सवाल निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार इन आंकड़ों में जो बढ़ोतरी हो रही है और हमने देखा है कि इसको लेकर जो कंट्रोल सिस्टम पॉल्यूशन बोर्ड ने यहाँ पर बनाया है, अलग अलग चौराहों पर पैरामीटर्स यहाँ पर नापने के लिए स्क्रीन्स भी लगाई गई है। उन स्क्रीन्स में भी आंकड़ों की हम लोग बात करें तो दिन ब दिन ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं जो काफ़ी कहीं न कहीं यहाँ पर डराते हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ये जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो ये खतरा भी पैदा कर रहा है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति इसी तरह रही तो हालात बेकाबू भी हो सकते हैं और इसको लेकर अब कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी यहाँ पर सख्त कदम बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सोहेल, चलिए भगवान ना करे कि स्थिति ऐसी हो कि हमें ये लगे कि अब हालात हमारे हाथ से निकल गए हैं। आकर्ष, आपको तो हम देखते हैं जब आप ऑफिस आते हैं और यहाँ से रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं और फिर बीच बीच में तमाम खबरें समेट कर जब ऑफिस आते हैं तो चेहरे पर धूल की लकीरें नज़र आती हैं और कई बार हमने आकर्ष को ऑफिस आने के बाद ठंडे पानी से अपना चेहरा धोते देखा है। आकर्ष, क्या भोपाल में राजधानी की हवा में आपको वो धूल, वो धुआं, वो कार्बन सांस लेने में महसूस होता है जब आप फील्ड पर रिपोर्टिंग करते हैं? दर्शकों तक खबरें पहुंचाने के लिए क्या आप उस जहरीली हवा में जाते हैं? क्या कुछ महसूस करते हैं आकर्ष जब वो राजधानी की सड़कों, गलियों में, मोहल्लों में घूमते हैं? सोहेल, आपने सही कहा कि जो राजधानी की वायु है वो जरूर लगातार प्रदूषित हो रही है। जो हम निर्माण देख रहे हैं, बेलगाम निर्माण राजधानी भोपाल में किया जा रहा है, सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। हम जिस तरीके के वाहन देख रहे हैं, कंडम वाहन सड़कों पर गुजर रहे हैं जो अंधाधुंध धुआं छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम कारखानों को देखते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट को देखते हैं, कोई लगाम नहीं है, किसी पर कोई लगाम नहीं है, कोई कैसे भी वायु प्रदूषित कर सकता है। अभी मैं सबसे व्यस्तम इलाके में न्यू मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। पहले तो वही तस्वीर जहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो बोर्ड लगा के रखा हुआ है वो क्या दिखा रहा है, वो यही दिखा रहा है कि आज की जो वायु क्वालिटी है वो एवरेज है। लेकिन ये जो बोर्ड लगाया गया है वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर है, करीब 15 से 20 फीट की ऊंचाई पर है। इसी तरीके के तमाम बोर्ड काफ़ी ऊंचाई पर लगाए गए हैं, लेकिन ये मानक बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो वायु की क्वालिटी चेक की जा रही है वो ऊपर चेक की जा रही है, जबकि जो आम इंसान रहता है काफ़ी नीचे रहता है। करीब 30 से 40 फीट तक इसी तरीके से वायु प्रदूषण के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो बोर्ड लगाए हुए हैं ये कहीं ना कहीं नीचे हो तो शायद सही क्वालिटी दिखाएं जिसमें आम इंसान पैदल चलता है, फिरता है। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ये मानक सही नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से भी ये दिखा रहे हैं वो साफ स्पष्ट कर रहे हैं कि PM 2.5 हो जो 150 के करीब पहुंच चुका है, PM 10 जो है वो 250 के करीब पहुंच चुका है। AQI की बात करें तो 300 के करीब तमाम प्रदेश के जो लेवल है वो पहुंच रहा है, मतलब हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। इसी के नीचे आपको दिखाना चाहूंगा कि इतने व्यस्तम मार्केट में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धूल उड़ रही है और ये जो पूरा मार्केट आप देख रहे हैं यहाँ पर आप वाहन ही वाहन देख रहे होंगे और जो आप धुआं देख रहे हैं, क्योंकि बादल छाए हुए हैं, शायद हम इसको कोहरा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सोहेल आपको बता सकता हूं ये कोहरा नहीं है, ये जो वाहनों से निकला हुआ जो काला धुआं है वो है पूरा यहाँ पर। तो मतलब आप समझ सकते हो कि जो राजधानी भोपाल की वायु है कितनी प्रदूषित हो चुकी है। यही कारण है कि जब फील्ड पर रहने वाले लोग जब सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, तो पूरे रश से उनके कपड़े भी और उनका चेहरा भी कहीं ना कहीं आंखों में जलन महसूस होती है सोहेल। और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम ऐसी वायु में रह रहे हैं कि समय रहते इस पर नहीं ध्यान दिया गया तो बीमारियां इससे जरूर बढ़ेंगी। इसको लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर भी हम कह सकते हैं उनको लगाम लगाने की जरूरत है। जो एक बोर्ड बना हुआ है, कहीं वो धूल तो आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा है। दूसरी तरफ सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। जब मध्य प्रदेश के मुखिया हर दिन लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के लिए पौधा लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको और उनकी सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरीके जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के पास हमको ना पहुंचा दें, नहीं तो हमारे शहर में भी बीमारियों की हम कह सकते हैं कि अस्पतालों में मरीजों की पहुंचने की संख्या आने वाले समय में और बढ़ जाएगी। सोहेल, आकर्ष, बड़ी दिलचस्प तस्वीर आपने दिखाई जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाने वाला
जो स्क्रीन लगा है ठीक उसी के नीचे एक मिक्सर मशीन चल रही है। कंस्ट्रक्शन के लिए रेत, गिट्टी, ईंटें वहां पर पड़ी हुई हैं, धुआं उड़ रहा है। उमा शंकर तिवारी साहब, मौसम का कितना फर्क पड़ता है इस पर्यावरण पर? हम देखते हैं कि अक्सर जब सर्दियां शुरू होती हैं तो चूंकि ओस गिरने का सिलसिला शाम या देर शाम से शुरू हो जाता है, ऐसे में गाड़ियों से, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं जो है वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं उड़ पाता। भारी होने की वजह से हर चीज़ नीचे की तरफ बैठने लगती है। क्या मौसम असर छोड़ता है या फिर आपको लगता है कि नहीं, सर्दी में दिखने ज़्यादा लगता है इस तरह का धुआं, लेकिन दरअसल होता है कि 365 दिन इतना ही है? नहीं, लगातार धुआं तो होता है, अब 365 दिन होता है, क्योंकि जो गाड़ी चल रही है वो 365 दिन लगातार चलती हैं, जो निर्माण कार्य हैं वो भी होते हैं, और धूल से सनी सड़कें 365 दिन लगभग रहती हैं, कहीं ना कहीं रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस समय जो होता है अक्टूबर नवंबर में हर साल जो बढ़ता है, और दिल्ली में पिछले 5-6 साल पहले भी बच्चों को मास्क लगाना पड़े थे और 13 लाख बच्चे स्कूलों से वंचित हो गए थे। दिल्ली के हालात पहले से ही हो रहे हैं और दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में अभी दिल्ली आ गया है। और अब भोपाल, इंदौर की जो बात कर रहे हैं हम, इसमें मैंने पहले भी कहा है, सबसे बड़ी गलती जो है जनता की है। 100 करोड़ की जनता और 75 लाख टन से ज़्यादा बारूद और 15,000 करोड़ का बारूद एक दिन में जब जलाएगी, तो इस समय मौसम बदलना लाजमी है और उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। लोग उसको कहते हैं कि नहीं, हम तो त्यौहार मनाएंगे, 364 दिन हम पर्यावरण बचा लेंगे। मैं ये उनसे पूछता हूँ, 364 दिन आपने कौन सा पर्यावरण बचाया? आप गाड़ी से नहीं चले, आपने कौन सा पेड़ लगाया? ज़िंदगी में कई लोग एक पेड़ नहीं लगा पाते। जितनी जिनकी उम्र है वो अपने आप में अध्ययन कर लें, उतने कितने पेड़ लगाएं। पेड़ लगा नहीं रहे हम। और ये जो अभी बता रहे थे शर्मा जी, तो मैं समझता हूं कि बीमार अभी नहीं है, 32 लाख लोग तो डायबिटीज हो जाते हैं। और जैसे हम देखते हैं अभी कोई अच्छा खासा आदमी एकदम आता है, हार्ट फेल होता है और मर जाता है। अभी एक डॉक्टर साहब भी खत्म हो गए और एक जिम कर रहे थे घर में भी रोज एक्सरसाइज, जो एकदम थक्का जमता है जो हो रहा है। इसमें मौसम का और ये प्रदूषित हवा का बहुत बड़ा हाथ है। PM10 और PM2.5 जो होता है वो 60 और 100 होना चाहिए। जब 300-400 पहुंचेगा तो इंसान की जिंदगी खतरे में है। मैं लोगों से कहता हूं, लोग कहते हैं हम तो भैया बच्चों की खुशी के लिए कर रहे हैं, बच्चे रोते हैं। मैंने कि हमें बच्चों के लिए नहीं रोना पड़े, इसलिए आप इसको सुधार लीजिए। और बहुत सारे लोग जो इसे मान रहे हैं और समझ चुके हैं। अब सरकार की गलती कहां से शुरू होती है हम बताएं। आप, सरकार बोलती है पौधा लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए। सरकार खुद डिस्पोजल का प्रयोग बिल्कुल चालू रखे हुए। जब सिंगल यूज प्लास्टिक बिल्कुल बंद होना चाहिए और पॉलीथीन बिल्कुल बंद होना चाहिए। 2024 मई 2017 से पॉलीथीन पे रोक होने के बाद हर बाजार में और हर जगह मिल रही है। ये ले कौन जा रहा है? जनता ले जा रही है। अरे एक थैला लेकर जाओ और 25 पन्नी कम हो जाती है एक आदमी की। कम से कम महीने में देखेंगे आप 500 से 600 पन्नी एक आदमी कम कर देगा। तो ये पॉलीथीन जब जलती है, और कई लोग जला देते हैं, और BHEL का यह क्षेत्र ऐसा है जो मैंने देखा अक्सर वहां पर लोग कचरा जलाते हैं और नगर निगम की बहुत बड़ी भूमिका रहती है कि कचरा जहां जल रहा होता है वो लोग जब बता दो तो कहीं जुर्माना कर देंगे 1500 का, और नहीं करते। जबकि वो घूमते रहते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि जो कल आज किसी के साथ हो रहा है कल मेरे साथ होगा। और इंदौर शहर अव्वल जरूर आया है स्वच्छता में, लेकिन इंदौर शहर ने पटाखों में कोई कमी नहीं करी थी। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बता रहे, बोले तिवारी जी इस बार तो कुछ ज्यादा चला है, क्योंकि जब उधर कुछ राजनेताओं ने मना करा था दिल्ली में, तो उसका उन्होंने कहा नहीं हम तो चलाएंगे। और हमारे राजधानी भोपाल के भी एक नेताजी बोल रहे थे, आप हिंदू हो तो आप खूब पटाखे चलाइए, आप रुकिए नहीं, कोई नहीं रोकेगा आपको। अरे ये पटाखे नहीं चला रहे, हम अपनी मौत को बुला रहे हैं। मैं साक्षात कहता हूं, जब 75 लाख टन बारूद जलेगा, और कहां लिखा है? जब लोग कहते हैं धर्म में लिखा है, मैं मानता हूं चलो लिखा है। किसी को डायबिटीज हो जाती है तो आदमी शक्कर खाना बंद कर देता है, किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तली गली चीजें खाना बंद कर देता है। आज प्रकृति को जो चाहिए वो हमें करना पड़ेगा, नहीं बुरे दिन हमें शुरू हो चुके हैं। कोरोना जैसी बीमारी बहुत आएंगी, कोरोना तो अभी टेलर था केवल। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दिल्ली में हमने कोरोना का कहर देखा, उधर महाराष्ट्र के मुंबई में हमने कोरोना का कहर देखा। दरअसल ये दो ऐसे शहर हैं जहां पर पर्यावरण बहुत प्रदूषित है, हवा यहाँ की खराब है। पता भी नहीं चला लोगों को कि वह पिछले कुछ साल से इस खराब हवा में, जहरीली हवा में सांस लेते लेते भीतर से कितने कमज़ोर हो गए थे कि जब कोरोना ने अटैक किया तो सबसे ज़्यादा त्राहिमाम इन्हीं शहरों में मचा। मेरे पास समय कम है। पीयूष, एक आदर्श इंदौर किस तरह देखते हैं आप? जी जी देखिए, बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से इंदौर ने स्वच्छता के मामले में एक इतिहास रचा है और ये जन सहयोग के जरिए कहीं ना कहीं काम ये सफल हो पाया है कि इंदौर 5 बार लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 आया है। और ये आदर्श स्थापित करने वाले इंदौर शहर के तमाम शहरवासी थे, तमाम सफाई कर्मचारी थे और तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी अफसर हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वे सब तमाम जो लोग जुटे रहे उनके ही बदौलत इंदौर ने एक कीर्तिमान रचा है। और अब
हम लोग जब वायु प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो यही उम्मीद की जा रही है कि वही जज्बा, वही जोश और वही जुनून इंदौर शहर के वासी कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी दिखाए, जिससे ये शहर आने वाले दिनों में का बड़ी मुश्किल में ना नजर आए। और साफ तौर पर जिस तरीके से स्वच्छता को लेकर सड़कों पर नजर आती है, ये स्वच्छता का जो नारा है वो बुलंद होता है, उसी तरीके से अब पर्यावरण संरक्षण का नारा भी इंदौर शहर बुलंद करे तो कहीं ना कहीं आदर्श तस्वीर ना सिर्फ मध्य प्रदेश के सामने बल्कि देश भर के सामने इंदौर पेश कर सकता है। बिल्कुल, बहुत सही और अच्छी बात कही आपने कि जो जज्बा सफाई के लिए दिखाया है वही जज्बा अब इस बीमारी से, इस बुराई से लड़ने के लिए भी दिखाना होगा। आकर्ष, आखिरी मिनट में हूं, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। हम भी चाहते हैं कि राजधानी भोपाल की आबो हवा इतनी साफ हो कि जब हम सुबह एक सफ़ेद शर्ट पहनकर अपने काम पे निकलें और शाम को वापस घर आएं तो उसकी सफ़ेदी, उसकी चमक वैसी ही बनी रहे। सोहेल, आपने सही कहा, लेकिन इसके लिए आम लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आम लोग नहीं जानते हैं कि वायु प्रदूषित होती है। यहाँ पर तमाम लोग गुजर रहे हैं, किसी को मतलब नहीं है कि किस तरीके से वायु प्रदूषित है। जब मार्केट में आते हैं तो बोलते हैं जल्दी थक जाते हैं। थक इसलिए नहीं जाते कि वो ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषित है, इसलिए वो थक जाते हैं। सरकार को जरूरी है कि जिस तरीके से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया है वो सही तरीके से, सही जो मानक हैं वो सबके सामने प्रस्तुत करें। जो क्वालिटी, एयर क्वालिटी चल रही है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें और उसके साथ जो बीमारियां हो सकती हैं इस तरीके से लोगों को जागरूक करें। सभी विभाग अच्छे से कार्य करेंगे और लोग जागरूक होंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार पर्यावरण को लेकर जागरूक लोगों को करते हैं, हर दिन पौधा लगाते हैं। शायद सही तरीके से पहल की जाए तो हम कह सकते हैं राजधानी भोपाल स्वच्छता में 7वें नंबर पर है, जरूर पीछे रहा है, लेकिन हम स्वच्छ शहर में, स्वच्छ वायु में जरूर नंबर बना सकते हैं। सोहेल, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसी उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। दरअसल ये समस्या किसी एक की नहीं है, ना आप सरकार पर इसकी जिम्मेदारी डाल सकते हैं, ना किसी एक्स पर, ना वाई पर, ना जेड पर। दरअसल सांस हम सब लेते हैं, इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास के माहौल को, अपनी हवा को, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो अपने हिस्से का काम करे, और अगर हर शख्स इस समाज के भीतर अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करेगा तो फिर हम एक बेहतर कल की तरफ यकीनन अपना अगला कदम बढ़ा सकेंगे। उमाशंकर तिवारी जी, आकर्ष शर्मा, पीयूष पारे, आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।